हेलो एवरीवन, आई एम काव्य, अ फर्स्ट एमबीबीएस स्टूडेंट इन एम्स न्यू दिल्ली। सो आज का अपना टॉपिक है हाउ टू स्कोर 360 आउट ऑफ 360 इन बायोलॉजी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स अ नेसेसिटी नॉट एन एडवांटेज। अगर आप में से कोई भी जो इस वीडियो को देख रहा है वो टॉप मेडिकल कॉलेज में जाना चाहता है, सच एज एम्स न्यू दिल्ली या कोई भी एम्स हो जोधपुर, तो 360 आउट ऑफ 360 नीट में स्कोर करना आपके लिए नेसेसिटी है। आपको लगता है अगर मैं 360 आउट ऑफ 360 स्कोर कर दूंगा तो मेरे को कोई एडवांटेज होगा दूसरे लोगों से? नहीं, ये तो मिनिमम होना ही चाहिए। हाँ ठीक है, आई वुड से कि यार एक आधा क्वेश्चन अगर कहीं गलत हो जाए 355 इज ऑल्सो फाइन, कुछ खराब नहीं है। बट हाँ, ऑलवेज ट्राई टू गो फॉर 360, क्योंकि उसके बिना आई डोंट थिंक सो यार कुछ हो भी पाएगा। जितना ज़्यादा आप बायो में 360 से पीछे जाते जाओगे उतनी ज़्यादा आपकी प्रोबेबिलिटी सिलेक्शन के लिए कम होती जाएगी। सो इज़ इट ईजी? बहुत ज़्यादा ईजी है। ठीक है, सबको लगता है कि यार 360 आउट ऑफ 360 यार बहुत ज़्यादा, सुनने में हमारी तो हालत ख़राब हो रही है, अचीवेबल है या नहीं है? ट्रस्ट में बहुत ज़्यादा अचीवेबल है, बट कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, मास्टर एनसीईआरटी कंप्लीटली। अगर आप सिलेबस ही पूरा नहीं कर रहे तो फिर भूल जाओ 360 आउट ऑफ 360। देखो, सब सीधी बेसिक सी बात है, सिलेबस तो कंप्लीट होना ही चाहिए। और सिलेबस डजंट मीन कि हर एक चैप्टर, हर एक पेज, हर एक टॉपिक, हर एक लाइन पढ़ी होनी चाहिए। मुझे याद है मैंने प्लांट किंगडम का लास्ट की 3 लाइन छोड़ दी थी यार। मुझे लगा उस टाइम तक ना बहुत मैं थक चुका था, मेरे को एकदम मन भर गया था पढ़ पढ़ के। आई वाज लाइक यार 3 लाइन नहीं तो छोड़ दो, क्या हो जाएगा। अगले दिन टेस्ट था, उसमें वो 3 लाइनों में से 2 क्वेश्चन आ गए, तो उसमें मेरे 350 आए थे ओनली बिकॉज ऑफ दोज 3 लाइन्स विच आई लेफ्ट। तो एक भी लाइन नहीं छोड़नी है, और उसमें समरी भी आती है, इवन समरी। क्योंकि बहुत से ऐसे टॉपिक है जैसे इंटीग्रेशन ऑफ ऑडिटरी, उसमें कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में शायद दिया हुआ है, या हाँ उसमें दिया हुआ है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में कि इंटीग्रेशन वगैरह ऐसा कुछ, इंटीग्रेशन ऑफ ऑडिटरी एंड समथिंग लाइक दैट। मैं लाइन भूल गया, बट वो पूरे चैप्टर में नहीं है, सिर्फ समरी में। तो समरी भी अच्छे से पढ़नी है। देखो, सबसे पहली चीज़ तो बायो में 360 आउट ऑफ 360 लाने के लिए चाहिए डिसिप्लिन। बहुत बार लगेगा समरी पढ़ने की ना इच्छा नहीं होती, क्योंकि पूरा चैप्टर पढ़ लिया, लास्ट में जब आप समरी पढ़ते हो आपको फील होता है यार ये पूरा चैप्टर सेम, मतलब क्या ही डिफरेंस है इसमें और समरी में, पूरा चैप्टर सेम ही तो है। बट देन यू रियलाइज कि नहीं भाई, समरी में बहुत ज़्यादा चीज़ें डिफरेंट दी हुई है, कुछ कुछ एक्स्ट्रा दिया हुआ है। जैसे रिप्रोडक्शन जो है 12th क्लास में, उसमें इनफर्टिलिटी की डेफिनेशन समरी में दी हुई है, पूरी थ्योरी में नहीं दी हुई, सिर्फ समरी में दी हुई है। तो इम्पॉर्टेंट है यार समरी। कुछ हार्मोन जैसे छोड़ो यार मुझे याद नहीं आ रहा। सो हाँ, समरी इंपॉर्टेंट है। अब एनसीईआरटी आपको मिनिमम 5 to 6 टाइम्स करनी है यार। 5 to 6 टाइम्स भी आज के टाइम पे तो मैं कहूँगा बहुत कम है। मिनिमम 10 बार तो आपको होना ही चाहिए। बट चलो छोड़ो, बट फिर भी मिनिमम आपको 5 से 6 बार, ये तो बेंचमार्क है। ये जो चीज़ें मैंने यहाँ पे लिखी हुई है ये तो बेयर मिनिमम आपके होनी ही चाहिए। फोकस ऑन, हाँ, अब आपने एनसीईआरटी मास्टर करनी कैसे, आपको फोकस करना है जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज़ है, जैसे बोल्ड वर्ड्स हो गए, कुछ एग्जांपल्स दिए हुए, वो साइंटिस्ट का नाम है, किसी चीज़ का कोई साइंटिफिक नाम दिया हुआ है, टेबल्स दी हुई है, चार्ट्स दिए हुए हैं यार। और हाँ, एक चीज़ लिखना भूल गया, लेबलिंग एंड डायग्राम। ये भी इंपॉर्टेंट है। अब कोई भी डायग्राम आपको दिखा दो, आपको पता चल जाएगा हाँ यार ये मान लो सीलिया का डायग्राम है, ये फ्लैजिला का डायग्राम है, पर आपको ये नहीं पता चलेगा उसमें लेबलिंग दे दी एबीसीडी करके, आपकी हवा निकल जाएगी कि यार अब क्या करूँ। तो लेबलिंग भी हर एक डायग्राम की अच्छे से आनी चाहिए। 360 आउट ऑफ 360 के लिए वही मास्टर करनी है एनसीईआरटी। हर एक पॉइंट एनसीईआरटी का आपको आना चाहिए, वेदर इट्स डायग्राम। एक और चीज़ लिखना भूल गया, एनसीईआरटी में एक चैप्टर स्टार्ट, कोई भी चैप्टर स्टार्ट होने से पहले साइंटिस्ट के बारे में दिया हुआ होता है। कोई नहीं पढ़ता वो चीज़, पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि उसमें से भी क्वेश्चन आ जाता है यार, कुछ भी पूछ ले। देखो, एनटीए ने हमें सीधा सीधा ये कहा है कि आपको एक बुक दे दी गई है एनसीईआरटी नामक,
अब इसमें से हम क्वेश्चन पूछेंगे। उसने ये तो नहीं बोला कि हम सिर्फ चैप्टर में से पूछेंगे, जो चैप्टर का नाम स्टार्ट हो रहा है और जहाँ तक चैप्टर एंड हो रहा है हम उसके बीच में से ही क्वेश्चन पूछेंगे। नहीं, उससे पहले साइंटिस्ट के बारे में दिया है, पूछ लेगा वो, उसे किसी ने रोका थोड़ी है। और आप कुछ कर भी नहीं सकते। मतलब जस्ट इमेजिन वहाँ से 1-2 क्वेश्चन आ गए, कितना बुरा लगेगा उसकी वजह से। मैं बता रहा हूँ, देखो फिजिक्स में अगर आपका नंबर कट जाता है ना, मतलब 1-2 क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता है, उसकी वजह से रैंक ज़्यादा डिस्प्लेस नहीं होती। बायो में अगर एक भी क्वेश्चन गलत हुआ, ऊपर की तरफ जब आप पहुंचते हो रैंक में, मान लो आपके 720 की जगह 715 आ गए, भाई बहुत डिफरेंस आ जाता है। वो भी बायो की वजह से अगर वो 5 नंबर कट रहे हैं ना, तो रैंक में बहुत डिफरेंस आता है। और जितना आप थोड़ा नीचे आते रहते हो 690 670, तब वो हज़ारों रैंक का डिफरेंस क्रिएट कर देता है बस एक क्वेश्चन। तो आप खुद ही सोचो यार, आप क्यों फालतू में एक आलस की वजह से ये सब चीज़ें छोड़ोगे। ये करना है, लेबलिंग करनी है, डायग्राम करने हैं। अब आपको चीज़ें हाईलाइट करनी है, शॉर्ट नोट्स बनाओगे, एक्टिव रिकॉल शीट बनाओगे, तो शॉर्ट नोट्स में आपको कुछ चीज़ें जो लिखनी है या आपको एनसीईआरटी में ही जो हाईलाइट करनी है, वो चीज़ें करनी है जो आप यू आर टेंड टू फॉरगॉट। नहीं करना भाई इंपॉर्टेंस के हिसाब से किसी चीज़ को हाईलाइट। अगर वो चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, अभी तक उस चीज़ पे आपने जितने मॉक टेस्ट दिए, अभी तक उस चीज़ पे क्वेश्चन नहीं आया, इट्स ओके। लेकिन फिर भी अगर आप उस चीज़ को भूल रहे हो, हाईलाइट करो। क्वेश्चन नहीं आ रहा चलेगा, बट स्टिल हाईलाइट करो। मैंने देखा यार 4-5 कलर के हाइलाइटर से भरी हुई है पूरी एनसीईआरटी, रंग बिरंगी कर दी, ऐसा लगता है हाइलाइटर के पानी में एनसीईआरटी डुबा के बाहर निकाल दियो। ऐसा नहीं करना है। हाईलाइट सिर्फ वही करना है जो आपको लगता है भूल जाओगे। इंपॉर्टेंस के बेसिस पे हाईलाइट करना छोड़ दो, क्योंकि पूरी एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है यार। रिवाइज करना है। देखो सीधी सी बात है, आपने पहली बार चैप्टर पढ़ा, आपने उसके नोट्स साथ साथ में बनाए, फिर आप रिवाइज करोगे, टेस्ट दोगे, एनालाइज करोगे। तो टेस्ट देना भी इम्पोर्टेंट है, रिवीजन करना भी तो आपको टेस्ट से पहले रिवाइज करना होगा। तो उसके लिए 3 चीज़ें करनी है। पहले तो शॉर्ट नोट्स बनाओ। शॉर्ट नोट्स का कह दिया है 5 से 6 बार जब तक चैप्टर नहीं पढ़ा है शॉर्ट नोट्स नहीं बनाने। ऐसा नहीं कि चैप्टर आज खत्म हुआ है शॉर्ट नोट्स बनाने लग गए गंवारों जैसे, नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है। एक्टिव रिकॉल शीट बनानी है। यार देखो, किसी और में बनाओ ना बनाओ, बायो में तो एक्टिव रिकॉल शीट बनानी ही होगी और तुम्हारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। और टॉपिक वाइज एमसीक्यू सॉल्व करो। यार पता नहीं किसने नॉर्म फैला दिया है कि बायो में इतनी ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस की ज़रूरत नहीं है भाई। डेली ट्राई करो 90 से 100 एमसीक्यू करने की। और अगर आपके कोई भी आप मतलब एनसीईआरटी बेस्ड जो एमसीक्यूज वाली बुक हो, आप वो उठाओ। डेली आप टॉपिक वाइज एमसीक्यू करो, और वो करने के बाद आपकी जो भी मिस्टेक्स हो वो आपको शॉर्ट नोट्स में ऐड करनी है। क्योंकि अगर एक बार आप देखो, कितनी बार एनसीईआरटी पढ़ पाओगे। अगर आपको है कि मेरे को 15-20 मिनट में वो चैप्टर रिवाइज करना है, तो आप क्या, आपके पास शॉर्ट नोट्स एक ऑप्शन होता है, तो उसके लिए आपको वो मिस्टेक शॉर्ट नोट में ऐड कर देनी है। अगली बार से आप जब भी वो पढ़ोगे आपको अच्छे से याद रहेगा। थर्ड थिंग इज सॉल्व मैक्सिमम एमसीक्यूज। अगेन एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट है, तो कौन से एमसीक्यूज? पीवाईक्यू करो, मॉड्यूल करो, डीपीपी करो। पीवाईक्यूज तो मस्ट है, इसमें से बहुत बार होता है रिपीट होंगे क्वेश्चन। और कितने मैक्सिमम एमसीक्यूज? डेली ट्राई टू डू मिनिमम 90 to 100 क्वेश्चंस, ये मिनिमम है। एंड यार देखो, अगर तुम सही से कर रहे हो ना, स्टार्टिंग से लगे हुए हो, और मतलब अगर तुम अच्छा स्कोर करना चाहते हो, तो आई होप तुम्हारी इतने क्वेश्चंस 50 मिनट में हो जाए। ये मैं तो मतलब मैं क्या, हर कोई एक्सपेक्ट करता है कि यार एक टाइम बाद आपकी इतनी स्पीड हो जाए कि आप 90 से 100 एमसीक्यूज 50 मिनट में कर रहे हो, क्योंकि ये बायोलॉजी है। अगर आपकी यहाँ स्पीड कम बढ़ रही है तो जस्ट इमेजिन फिजिक्स और केमिस्ट्री में क्या हाल होगा फिर। मेमोराइजेशन टेक्निक्स का आप यूज़ कर सकते हो, क्योंकि बायो बहुत वास्ट है। मैं ऑल्दो बहुत ज़्यादा निमोनिक्स वगैरह का फ़ैन नहीं हूँ, सपोर्टर नहीं हूँ, बट आई वुड से यार कुछ चैप्टर जैसे एनिमल किंगडम है, उनमें निमोनिक्स की ज़रूरत पड़ जाती है। ऑल्दो मैंने बिना निमोनिक के याद किया था। तो इट्स डिपेंड्स ऑन यू, आप कैसे कर सकते हो। बट हाँ, मेमोराइजेशन टेक्निक्स का यूज़ करो। एक्टिव रिकॉल शीट का जैसे आपको कहा है, आप एक्टिव रिकॉल शीट का यूज़ करो। गिव मॉक टेस्ट एंड एनालाइज देम। मॉक टेस्ट दोगे तभी तो पता चलेगा गलती हो कहाँ रही है। आपने चैप्टर पढ़ लिया, आपने पूरी बायो रिवाइज कर ली, बट स्टिल आपको पता नहीं चल रहा है कि, तो अब आपने चैप्टर पढ़ लिया, आपने पूरा सिलेबस कर लिया, बट जब तक मॉक टेस्ट दोगे नहीं, आपको पता कैसे चलेगा कि यार उसमें से कौन सी चीज़ ज़्यादा आपको अच्छे से आती है, कौन सी चीज़ नहीं आती। अगेन मॉक टेस्ट वाली वीडियो का रेफरेंस, दैट वीकनेस एंड स्ट्रेंथ। तो आप जितना ज़्यादा चीज़ों को पढ़ोगे, जितना ज़्यादा रिवाइज करोगे, बायो इज़ ऑल अबाउट
विजुअलाइजेशन, रिपीटेशन, प्रैक्टिस, आप जितना ज़्यादा इन चीज़ों पे ध्यान दोगे वो चीज़ें इम्प्रूव होगी। और कुछ नहीं, तो आई थिंक ये चीज़ें अब मैं सम अप करना चाहूँगा। और कुछ लेट मी थिंक यार, अगर कुछ रह गया हो तो हाँ, एनसीईआरटी आपको कैसे पढ़नी है, ये बहुत आई वुड से बहुत लोगों को दिक्कत आती है। तो मैं जस्ट एन एग्जांपल बता देता हूँ। जैसे यार ये चीज़ें कितना टाइम लगेगा ये पढ़ने में, मैंने जो पॉइंट बताया ना कि मास्टर एनसीईआरटी ये भी पढ़ो। अब कंट्रीब्यूटर वॉटसन, क्रेग, निरेनबर्ग, वो चैप्टर पढ़ोगे तो ये तो नाम आपको ऑलरेडी पता ही है। तो ये चीज़ें आप चैप्टर की स्टार्टिंग में मत उठाओ, ऑल्दो चैप्टर की स्टार्टिंग में दी हुई है, बट जब तक आप 3-4 बार रिवाइज कर चुके हो फिर ये चीज़ें पे आओ। ठीक है, ये पूरे पढ़ लो। अब इसमें आपको हर चीज़ नहीं याद करनी, वाज मेड एन FRS इन 1959, कुछ कुछ मेजर चीज़ें आप बस ईयर्स इसमें याद मत करो, प्लेस इसमें याद मत करो, बट हल्का फुल्का। जैसे बहुत बार होता है किसी को कोई टाइटल दे दिया है, ठीक है, जैसे वो थीसिस एंटाइटल्ड एक्सरे डिफ्रैक्शन पॉलीपेप्टाइड्स एंड प्रोटीन। तो जैसे ये है ना कि जो क्या बोलते हैं, हाँ, जो क्रिक सर थे, उन्होंने अपनी जो PhD कंप्लीट की थी, उन्होंने जो थीसिस उसमें दी, वो उसका टाइटल क्या था, एक्सरे डिफ्रैक्शन पॉलीपेप्टाइड्स एंड प्रोटीन्स। आई नो बहुत लगता है, स्टूपिड चीज़ लगती है कि यार इसमें से क्या ही आ सकता है यार। अभी विद टाइम जैसे जैसे नीड्स हो जा रही है, अनसर्टिनिटी बढ़ रही है चीज़ों की, क्योंकि कुछ भी आ सकता है यार। हमारे पेपर में इतने ज़्यादा MCQ आ गए थे, आई डोंट थिंक सो किसी ने सोचा भी होगा इतने MCQ आएंगे। सबके दिमाग में था यार असर्शन रीज़न आएंगे, मैं खुद असर्शन रीज़न के लिए बहुत ज़्यादा प्रिपेयर्ड था। तो कुछ भी हो सकता है, सो ट्राई टू गिव योर मैक्सिमम। एंड या दैट्स इट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड होप यू लाइक द कंटेंट। थैंक यू सो मच।